नमस्कार। कार्यक्रम हमारे मेहमान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्वा त्रिवेदी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम ऐसी शख्सियत, ऐसे व्यक्तित्व से आपका परिचय करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक नया मुकाम हासिल किया है। और आइए आज भी हम आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं कार्यक्रम हमारे मेहमान में, जिनके काम उनकी पहचान है, जिनका नवाचार उनकी पहचान है। आज उनके किए गए कार्य लोग याद रख रहे हैं और ऐसे व्यक्ति हमारे साथ हैं जिनका नाम है श्री राहुल सिंह राजपूत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम हमारे मेहमान में। और दर्शकों, आपको बताना चाहूँगी कि राहुल जी अभी वर्तमान में OSD हैं, लोक निर्माण विभाग मिनिस्टर की, और साथ ही आप पूर्व CEO स्मार्ट सिटी भी रह चुके हैं और पूर्व आयुक्त नगर निगम भी आप रह चुके हैं। बहुत सारे पदों पर राहुल जी रहे हैं और बहुत सारे नवाचार आपके नाम है। तो राहुल जी, एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी इन अचीवमेंट्स के बारे में, इस यात्रा के बारे में और आपकी शुरुआत के बारे में। शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप इस मुकाम तक पहुँचे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। शुरुआत करेंगे तो मैं एक गांव है नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में नादिया जी। हाँ, जी। वो वहाँ बहुत इंटीरियर है, मतलब रोड उस समय हुआ नहीं करती थी। वहाँ से हूँ मैं जी। एकदम जंगल के किनारे है। और हमको सबसे पहले प्रेरणा मिली कि नवोदय विद्यालय होता है जिसमें बड़ी अच्छी एजुकेशन होती है। बहुत ही शुरुआती उम्र में मैं सबसे छोटा था, तो माता पिता का भी स्वर्गवास हो चुका था। अच्छा। तो उस समय नवोदय विद्यालय हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब कि प्रेरणा के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि भाई नवोदय विद्यालय चले जाएंगे तो पढ़ जाएंगे। जी। तो हम गांव के 4 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया जी। और उस समय रोड इतनी मतलब गंदी हुआ करती थी गांव पहुंचने के लिए, कीचड़ में जाते हुए। गोटे गांव पास में हमारा तहसील है जहां पे एग्ज़ाम होना था। तो वहाँ एग्ज़ाम दिया 5th में। 9 साल का था और आप 9 वर्ष की थे आप उस समय। 9 साढ़े 9 वर्ष का था। तो एग्ज़ाम दिया और उसमें सिलेक्ट हो गया मैं, और फिर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई हुई। अदरवाइज अभी तो गांव में कुछ खेती किसानी कर रहा होता। जी। लेकिन अगर आप खेती किसानी भी कर रहे होते राहुल जी, तो उसमें भी आप कुछ ना कुछ नवाचार जरूर करते, जो हम आगे दर्शकों को बताएंगे। सही है। जी। लेकिन नियति जो ऐसा रहती है, तो प्रेरणा मिली नवोदय विद्यालय की। ऐसा स्कूल है जिसमें पढ़ाई लिखाई ये सब मुफ्त में हो जाती है। अच्छा CBSE एजुकेशन मिल जाता है। केंद्र सरकार की योजना है वो। प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय होता है। जी। तो आपका विद्यालय कहाँ स्थित था? वहीं नरसिंहपुर में बोहानी में। जी। तो वहाँ हमारी 12th तक पढ़ाई हुई, बढ़िया अच्छे से पढ़ लिए। फिर मैंने नवोदय विद्यालय में टॉप भी किया। क्या बात है। हाँ। और फिर उसके बाद हमने BSc अपना साइंस कॉलेज से किया जबलपुर, और उसमें भी लगातार 3 साल टॉप किया मैंने। जी। क्या बात। तो फिर उसके बाद वहाँ पे एक एशियन पेंट्स का कैंपस आया हुआ था। जी। तो मैं उस समय गांव में था। जी। तो मैं आपको ये घटना इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि भारत सरकार की जो योजनाएं रहती हैं उनका किसी व्यक्ति के निर्माण में कितना अहम योगदान होता है, ये इससे समझ में आता है। जी। कि उस समय मैं एग्ज़ाम देके अपने गाँव चला गया था। मार्च अप्रैल में एग्जाम हो जाते हैं तो गांव ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर की बात है। तो वहाँ पे एशियन पेंट्स का कैंपस आया हुआ था जिसमें सिलेक्शन कैंपस से ही हो जाते थे। 20-21 साल का था। मैं अपने गांव पहुँच गया। गांव पहुँचा तो जब कैंपस आया तो कुछ सूचना वगैरह का तो कोई साधन नहीं था उस समय। लेकिन उस समय अटल जी की सरकार जो थी और उस समय जो केंद्र सरकार का वो था, उस समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हमारे यहाँ गांव तक सड़क बन गई। सड़क बनी थी। जी। तो फायदा ये हुआ कि एक प्रत्येक गांव में पहले कम्युनिकेशन के लिए एक वो लगाए गए थे, बहुत बड़े टावर होते थे। और गांव के किसी मुखिया के पास वो टेलीफोन रहता था। जी। तो हमारे वो कक्का जी लगते थे, उनके यहाँ फ़ोन था। तो उनके हमारे साइंस कॉलेज के प्रोफेसर साहब ने, चंदेल साहब ने, उनने मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, बहुत चाहते थे मेरे को। जी। तो उन्होंने फ़ोन किया कि राहुल को बोलो कि कल सुबह आए। अच्छा। जी। यहाँ पे कैंपस सिलेक्शन है। तो उन्होंने मेरे को रात में बताया। तो अब आप सोचिए यदि हमारे पास रोड नहीं होती तो मैं तो शाम तक पहुँचता। बिल्कुल। उस दिन सुबह 9 बजे मैंने एशियन पेंट्स के ग्रुप डिस्कशन में भाग लिया। जी। अच्छा। और सिलेक्ट हो गया। जी।
उस सिलेक्शन की वजह से मैं नोएडा पहुंच गया। क्या बात है जी। अब नोएडा पहुंच गया तो नोएडा में जब 2-3 महीने रहा, वहाँ दिल्ली में तैयारी जॉब मतलब ज्वाइन भी कर लिया आपने? हाँ, जॉब ज्वाइन कर ली जी जी। तो वहाँ नोएडा में जब मैं दिल्ली जाता था तो देखा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं लोग। अपन को, मेरे को भी आया कि भाई करना चाहिए कुछ, है ना। अभी से 20-21 साल से ही अभी ये नौकरी करने लगे हैं, इससे अच्छा और कुछ कर सकते हैं, ऐसे लोगों ने मेरे को सुझाव दिया जी। मिला जुला जब, तो वहाँ पे एक संकल्प है जी। संकल्प एक प्रकल्प है जिसमें सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बड़े कम खर्चे में दिल्ली में रह के पढ़ा जा सकता है और बड़ी उच्च स्तरीय गुणवत्ता के साथ। तो वहाँ मैं जब गया उस हॉस्टल में तो मेरे को लोगों से मिलके लगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ जी। अदरवाइज तो हमारे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट रोजगार था, रोजगार में लग चुके थे जी। लेकिन फिर जब वहाँ गया तो मैंने ठान लिया कि मैं तैयारी करूँगा। तो मैंने एशियन पेंट्स में जाके रेजिग्नेशन की बात करी तो वो लोग सब समझाते रहे कि नहीं मत छोड़िए जी, क्योंकि उसके बारे में सोचना भी बड़ी बात होती राहुल जी कि हम उस एग्जाम की तैयारी करें, वो भी जॉब छोड़ के जी। तो मैंने फिर रिजाइन किया, बड़ा बोल्ड स्टेप उस समय हमारे लिए था। बिल्कुल। और फिर अपना तैयारी के लिए कुछ जो भी दिल्ली में लगना था, कोचिंग में फीस, तो उसके लिए फिर अपना एक गांव जाके अपना कुछ पैसे की व्यवस्था की, ज़मीन बेच के। और फिर उसके बाद संकल्प में रहा और तैयारी हुई, और तैयारी की 2-1 साल 2.5 साल रहा मैं। उसके बाद फिर मैं सिलेक्ट हो गया एक मध्य प्रदेश में फूड इंस्पेक्टर का था। हार्ड लक रहा। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप? नहीं, उसमें तो मैं यूपीएससी में तो नहीं क्वालिफाई कर पाया मेंस में जी। तो फिर डिसहार्टन था बड़ा उस साल मेरे लिए जी। तो फिर मैंने फिर अपना यहाँ मध्य प्रदेश में एक फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था तो वो दिया, तो उसमें सेलेक्ट हो गया। फिर असिस्टेंट कमिश्नर हो गया। क्या बात है। फिर नौकरी लगती गई, ज्वाइन करता गया, रिजाइन करता गया। फिर आफ्टर ऑल इसमें ज्वाइन किया नगर निगम में जी। और आज हूँ यहाँ पे जी। कहते हैं ना राहुल जी के संघर्षों के साथ आगे बढ़ के जब जीवन निखारते हैं, उसका उदाहरण आप हमारे सामने यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें जीवन में होते हुए भी, लेकिन आपने हार नहीं मानी। नहीं, इसमें मैं सरकारों का वो भी योगदान देना चाहूँगा। सरकार की योजनाओं का बहुत लाभ मिलता है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दूर संचार का, नवोदय विद्यालय, बिल्कुल ये सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे मैं अभी जब नगरीय प्रशासन में काम कर रहा था तो उसमें जो स्वच्छ भारत मिशन, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन आया और अभी जो स्मार्ट सिटी मिशन आया जिसमें मेरे को काम करने का अवसर मिला, बिल्कुल जी। तो इन दोनों मिशन में मतलब ये स्वच्छ भारत मिशन ने तो मतलब क्रांति ला दी जी। मतलब हमारे देश को जो स्वच्छ भारत मिशन ने दिया है, मेरे को नहीं लगता कि इतना सक्सेसफुल मिशन कोई और होगा। बिल्कुल सही। हमारे देश में हर जगह कचरा और ये सब गंदगी रहती थी, सब अवेयर है जी। आज हम आप कोई भी कहीं भी कुछ भी ऐसे फेंकने के लिए हिम्मत नहीं जुटाते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, डस्टबिन ही खोजते हैं जी। हाँ, तो ये हमारे एटीट्यूड में और हमारे सब में जीवनचर्या में ये जो सुधार आया है ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी है। मिशन सफल रहा है जी। वैसे ही स्मार्ट सिटी मिशन में भी काम करने का अवसर मिल रहा है। कब आपका किस सन में जाना हुआ वहाँ राहुल जी? 2017 में ये मिशन स्टार्ट हुआ था, तो 2017 में मतलब हमारे मध्य प्रदेश के 7 शहर चुने गए थे जी। हाँ। तो जो 3rd स्टेज के शहर थे सागर और सतना, उसमें मैं भोपाल में पोस्टेड था उस समय, तो मेरे को सीईओ स्मार्ट सिटी बना के वहाँ भेजा गया। उसके लिए भी बाकायदा इंटरव्यू वगैरह हुए थे। तो उसमें मैं जब 2018 में गया तो 4.5 साल रहा मैं वहाँ। 4.5 साल। हाँ, एकदम बिल्कुल इनिशियल स्टेज से जी। कंपनी गठित करने से, लोगों के रिक्रूटमेंट करने से जी। और फिर प्रोजेक्ट कंसीव करना, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, इम्प्लीमेंट कराना, ये सारे फेजेस हमने उसको देखे हैं जी। पूरा स्मार्ट सिटी मिशन में। और राहुल जी, वो जो आपका दौर था, कहते हैं उस दौर ने इतिहास रच दिया सागर में जी, जी। और उसके बारे में हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, फिर हम अपने दर्शकों को भी वहाँ ले चलेंगे। तो क्या नवाचार हुए वहाँ पे? मतलब हमने जो प्रोजेक्ट कंसीव किए वो वहाँ की एकदम आवश्यकता थी जी। जैसे एक 450 एकड़ का वहाँ तालाब है जी, लेक है जी, और वो लाखा बंजारा झील के नाम से जाना जाता है जी जी। तो उस लाखा बंजारा झील में लगभग 45 नाले मिलते थे जो पूरे शहर की गंदगी लाते थे जी। और
उस 45 नालों से पूरा पानी वो जो एकदम हरा हो चुका था, जी जी जी, एकदम ग्रीन जी, गंदगी से जी, अब वो सभी की आस्था का केंद्र था जी, तो उसमें फिर हमने उसको टेंडर हुआ उसका, उसकी डीपीआर बनी, उस पर सभी लोगों को जोड़ा, जन भागीदारी से सबको विचार जाने कि भाई इसमें क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए जी, और फिर टेक्निकल एक रिपोर्ट बनी और टेक्निकल रिपोर्ट के आधार पर फिर उसको पूरा खाली किया गया। अच्छा, पूरे पूरा लेक को, जी जी, और फिर उसमें सारे 45 नालों को एक डक्ट के माध्यम से, जी जी, ग्रेविटी के थ्रू जी, सभी नालों को बाहर किया गया, बाहर किया गया, जी जी, और फिर उसकी डिसिल्टिंग हुई और आज इतना सुंदर तालाब बन के उभर के आया है झील वो। जी जी, अभी कुछ समय पूर्व भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया है। जी जी, तो उसमें चारों तरफ वॉकवे है, जी, पूरे घाट नए बन गए बिल्कुल हैं, बिल्कुल, कोई भी एक गंदा पानी नहीं मिलता जी, है। हमारे दर्शक भी देख रहे हैं राहुल जी उसे कि किस तरह से आपने पहले वो दशा थी और अब आपने इतना सुंदर उसको बना दिया है और पार्क मतलब और वो सारी चीजें, मतलब उस सागर के लिए सबसे रमणीक स्थल हो गया। जी 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 जी, फिर दूसरा हमने जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो मेरे को लगता है कि उस समय नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था जी, तो मैं उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने कहा नीरज ने कि मैं तो अपना वजन घटाने गया था ग्राउंड, वहाँ पे जेवलिन थ्रो कर रहे थे लोग तो मैंने भी किया तो कोच ने देखा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो जी, तो आप कीजिए इसमें। तो फिर उस वजह से वो गोल्ड मेडल के लिए पहुंच गए वहाँ पे। जी जी, तो मैंने सोचा यदि फैसिलिटीज़ हों और तो कोई भी बन सकता है, बिल्कुल, बच्चों में जिनमें प्रतिभाएं हैं उनको यदि अवसर मिले तो कोई भी जा सकता है, किसी भी शहर से जा सकता है। जी, जैसे नीरज चोपड़ा जी गए वैसे और भी प्रतिभाएं आ सकती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और वैसे भी बुंदेलखंड पहले से भी हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की जी लीग फेमस जाना जाता है, जी बिल्कुल। तो वहाँ पे मेरे को स्मार्ट सिटी ने अवसर भी दिया, फंड भी था, वहाँ 2 बड़े बड़े ग्राउंड भी थे जी, तो एक ग्राउंड में हमने फुल POR बेस्ड एथलेटिक ट्रैक ओलंपिक नॉर्म्स का जी, वो बनाया, 8 लेन एथलेटिक ट्रैक, एक हॉकी टर्फ बेस्ड बनाया जी, और एक फुटबॉल का ग्राउंड बनाया। क्या बात है। फिर साथ ही साथ फिर हमने जितने इंडोर गेम्स होते हैं जी, वो सारे इंडोर गेम्स बनाए हैं, राइफल शूटिंग, ताइक्वांडो, बैडमिंटन, स्नूकर। क्या बात है, क्या बात है राहुल जी, बहुत बढ़िया। इतने अच्छे उधर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज डेवलप हुई हैं बिल्कुल कि ईश्वर ने सब अच्छा रखा और बच्चे एक तो खेलने कूदने में जब जाएंगे सभी जी, डिजिटल दुनिया से थोड़ा बाहर निकलेंगे, साथ ही साथ सब अच्छा रहा तो एक आध दिन अपन लोग 8-10 साल बाद कोई एक ओलंपियन वहाँ से देखेंगे। बहुत ही बढ़िया। और कहते हैं ना कि अवसर प्रदान करना पड़ता है, उन बच्चों को आपने समझा, उन्हें ये अवसर आप प्रदान कर रहे हैं क्योंकि जब जगह सीमित हो और साधन नहीं हो तो बच्चों को नहीं समझ में आता और पेरेंट्स को भी नहीं समझ आता, लेकिन जब रास्ते खुलते हुए दिखाई देते हैं। जी, आपको मैं मतलब क्षमा चाहूँगा आपको रोका। जी, इसके साथ मैंने एक और चीज़ की कि ये तो जो अच्छा स्पोर्ट्स खेलने लगे उनके लिए हो जाएगा, लेकिन जो घर से बाहर निकले बच्चा उसके लिए क्या करें जी, कोई इतने दूर तो खेलने आएगा नहीं। बिल्कुल। तो मैंने देखा कि सभी कॉलोनीज में कुछ ना कुछ एक एरिया छूटा रहता है पार्क के नाम से जी, और वो गंदगी का अड्डा रहता है, गाजर घास उगी रहती है, वो सब रहता है। तो उनको सबको मैंने लिया और ऐसे 48 वार्ड्स में 48 छोटे छोटे हमने स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की, जहाँ जितनी सुविधा मिली, जैसे जहाँ खो खो के लिए मिला तो वहाँ खो खो का बना दिया, वॉलीबॉल का मिला वॉलीबॉल का बना दिया, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट मिला तो हाफ बास्केटबॉल कोर्ट बना दिया। तो मतलब बच्चा कैसे भी मोबाइल से टीवी से बाहर निकले और खेलने के लिए बाहर आए। जी बिल्कुल, और ये समय की मांग भी है राहुल जी, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे स्पोर्ट्स और खेल की गतिविधियों में बहुत ही कम जो है वो जाने लगे हैं, इंडोर गेम्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, वीडियो गेम है, कंप्यूटर पर हैं, लेकिन फिजिकल गेम्स जो आउटडोर रहते हैं इसमें उसकी तरफ झुकाव बहुत कम है। इसमें ये बहुत बड़ा फायदा है कि बच्चा जब डिजिटल उससे निकलेगा तो कम से कम कुछ तो खेलेगा, और कहते हैं कि अच्छा स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग का वो खेलने कूदने से बहुत पॉजिटिविटी आती है बच्चों में। जी।
रिसर्चेज भी आजकल आ गई हैं कि यदि आप वो जो हार्मोन्स होता है जो हमें पॉजिटिव रखता है वो एक्सरसाइज या खेलने के बाद जनरेट होता है। बिल्कुल जी। तो बच्चे पहले हम लोग कितना बढ़िया खेलते रहते थे क्योंकि प्लेसेस रहते थे। जी बिल्कुल, तो जगह रहती थी हमारे पास। और अब जगह की कमी है, तो उन जगह जो कमी है उसको पूरा करने के लिए ये है कि भाई जो उपलब्ध है उसको अच्छे से डेवलप किया जाए। बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा संदेश भी दिया आपने राहुल जी ये, क्योंकि जो पेरेंट्स अभी इस समय हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों को अगर हम मोटिवेट नहीं करेंगे, उनको आगे नहीं निकालेंगे, तो शायद वो खेल और उस दुनिया से उसको जाने से वंचित रह जाएंगे और जितना फ़ायदा वो ले सकते हैं वो नहीं ले पाएंगे। तो आज तो मतलब अगर सागर की बात की जाए तो सागर को कह सकते हैं एक चमन आपने बना दिया। बिल्कुल, उसमें सारी रोड्स सारी रोड्स को हमने टेकअप किया। शहर में कोई ऐसी रोड नहीं है जिसका वाइडनिंग ना की हो, सारी रोड्स वाइडन हो गई हैं। साथ ही साथ इसके साथ साथ ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है। हमने बहुत सॉफ्ट पार्ट्स को भी हमने इसको टेकअप किया इसमें स्मार्ट सिटी में, जैसे कि आंगनबाड़ी। अच्छा, आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं जनरली, कहीं बहुत ऐसी जगह होते हैं छोटे छोटे होते हैं, उनको भी रीडेवलपमेंट करने के लिए हमने टेकअप किया। साथ में ओल्ड एज होम बनाया, बहुत ही बढ़िया। साथ में हमने वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाया, और इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो सागर के बच्चों में जी, तो उसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनाई हमने। हाँ, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है जी। और वो इंक्यूबेशन सेंटर में ये सब फैसिलिटीज़ हैं। ये कोई स्टार्टअप है तो उसको कैसे कंपनी के रूप में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो सबको गाइड करने वाली फैसिलिटीज़ भी हैं। जी, राहुल जी, इतने नवाचार आपने किए और हम ये भी जानते हैं कि इन नवाचारों को बहुत सराहा गया और बहुत सारे जो पुरस्कार आपके नाम हुए, तो उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। इसमें एक्चुअल में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत एक इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट होता है हर साल। तो सबसे शुरुआत में हमने 2019 में वाइजैक में, फिर 20 में, फिर 22 में, फिर 23 में। क्या बात है। और लगातार सागर स्मार्ट सिटी को राउंड 3 सिटीज़ में अवार्ड मिले। बहुत ही बढ़िया। और एक ईट स्मार्ट सिटी कंपटीशन था, उसमें भी सागर का नाम आया इंदौर के साथ। और हमको लंदन जाने का, बर्मिंघम जाने का अवसर मिला। अच्छा, हाँ, जी। ईट स्मार्ट सिटी में 50 लाख का इनाम भी मिला। अरे वाह, सागर स्मार्ट सिटी को। तो ऐसे सभी जो प्रयास थे, एक्चुअल आप जो नवाचार कह रही हैं, नवाचार कुछ नहीं किया मैंने जी। जो किया जाना चाहिए था, जो आवश्यकता थी जी, उसको समझ के उन प्रोजेक्ट्स को कंसीव किया और वो कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कि एक ऐसा शहर के बीच में एक ऐसा एरिया डेवलप हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स आए जिनका रिप्लिकेशन हो, वो लाइट हाउस हो जी, जी। पूरे शहर के लिए, पूरे आसपास के अर्बन लोकल बॉडीज के लिए कि काम किस तरीके के होने चाहिए। जैसे हमने मान लीजिए पब्लिक टॉयलेट्स बनाए, तो पब्लिक टॉयलेट्स भी वो एकदम 5 स्टार टॉयलेट्स बनाए जी। अच्छा, हाँ, मतलब उनको देख के लगे कि भाई ऐसे बनने चाहिए जी, जी। ऑफिसेस बनाए जी, तो ऑफिस भी लगे कि भाई वो आने वाले समय में कोई भी ऑफिस गवर्नमेंट का कैसा होना चाहिए, कैसा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, कैसे कोई दिव्यांग जन को ध्यान में रख के वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो जी, बिल्कुल, चाहे टॉयलेट हो, चाहे पब्लिक ऑफिस हो जी। हाँ। तो ऐसे बेंचमार्क्स क्रिएट करना था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी कि जो अर्बन पूरे शहर के लिए जी, आने वाले समय के लिए लाइट हाउस बने जी। बिल्कुल, राहुल जी कहते हैं जब नेतृत्व बहुत अच्छा होता है तो सभी काम जो है उस नेतृत्व में अच्छे ही हो जाते हैं। और नवाचार अगर नहीं कहा, जैसा कि आपने कहा नवाचार नहीं, लेकिन कुछ कर दिखाने की, कुछ आगे करने की ये प्रेरणा भी होनी चाहिए। और मुझे लगता है युवाओं को और बाकी लोगों को भी आपसे सीखना चाहिए कि अगर हम ठान लें कि किसी चीज़ को कैसे परिवर्तित करना है और अपने काम को किस तरह से ईमानदारी से करना है, तो उसकी आप जीती जागती मिसाल है। नहीं, इसमें एक्चुअल में टीम भावना से काम होता है। टीम आपकी, मतलब जैसे मेरा सौभाग्य रहा या सागर का सौभाग्य जो भी है, उसमें जैसे हमारे जो कलेक्टर रहे, जो चेयरमैन स्मार्ट सिटी होते हैं, वो बहुत बढ़िया मिले, जो आयुक्त नगर निगम रहे, कलेक्टर रहे, और साथ में वहाँ की जो लीडरशिप थी उनको जो मैंने समझाने की कोशिश की वो समझे और चीज़ें हुई, वहाँ के लोगों की सहभागिता रही। तो उसमें जैसे अब कुछ भी काम करते हैं तो उसमें नागरिक परेशान होते हैं जी,
जब जैसे मान ली डिसिल्टी कर रहे हैं तो पूरे शहर से वो मिट्टी निकल रही है, पूरा शहर गंदा हो रहा है, रोड गंदी है, जब रोड का निर्माण होता है तब पूरा खुद जाता है। तो उसमें नागरिकों की सहभागिता भी बहुत आवश्यक है। तो ये सबका मिला जुला है कि आज जो रूप लिया है सागर ने, तो वो सभी की, मतलब मैं टीम की, पूरी सागर स्मार्ट सिटी की टीम की, मेरे वरिष्ठ अधिकारियों की, सभी का योगदान है। सभी का योगदान कहेंगे। उसके बाद कहाँ आपका राहुल जी सागर के बाद जाए? मैं छिंदवाड़ा रहा नगर निगम कमिश्नर। जी। फिर छिंदवाड़ा में किस तरह से आपकी स्वच्छ भारत में हमको काफी वो प्राइज मिले और सीएम साहब ने भी सम्मानित किया। और उसमें भी हमने बहुत सारे ऐसे नवाचार किए जो बहुत छोटे छोटे इंटरवेंशन है। अब स्मार्ट सिटी मिशन में क्या था कि हमारे पास फंड था, हम जो सोचते थे वो कर सकते थे। यहाँ पे हमारे पास सोर्सेज कम है, फंड के सोर्सेज कम है। कौन से मिनिमम इंटरवेंशन से वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो सकती हैं, तो वो किया मैंने फिर छिंदवाड़ा में। जैसे एक वहाँ भी एक लेक है, उसमें गंदगी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वहाँ पे आस्था का केंद्र था। वहाँ पे लोग मतलब छठ की पूजा करना, ये करना। अच्छा, तो उसमें बहुत छोटे छोटे काम कर देने से वहाँ पे लोगों को मैं बड़ा वो था, उत्साह आ गया और एक अच्छा लगा कि हमारी सिटी जो है। और छिंदवाड़ा के नागरिकों की मैं इतनी ज़्यादा तारीफ करूँगा कि जितना अच्छा स्वच्छ भारत मिशन का काम, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, जितना अच्छा छिंदवाड़ा में लोगों की सहभागिता से होता है, उतना मेरे को नहीं लगता मैंने जितने भी शहरों में काम किया होगा। मतलब छिंदवाड़ा बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे सज्जन लोग हैं, सीधे लोग हैं। कोई भी बात आप समझाना चाहें, उनको जागरूक करना चाहें, बहुत आसानी से हो जाता है। आसानी से हो जाता है, बिल्कुल। कहते हैं ना राहुल जी, अगर जब आपने जैसे बताया कि जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं और सरकारों के द्वारा इतनी सारी योजनाएं जो लाई जा रही हैं और पहले से पूर्व से भी चली आ रही हैं, लेकिन जब तक लोगों की सहभागिता उसमें प्रॉपर नहीं होगी या उनका सहयोग नहीं होगा, तब तक उसका सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं तो चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को भी जो जिस सिटी से सभी बिलोंग करते हैं संदेश दें कि उनका भी जागरूक होना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मेरा सभी से आग्रह यही रहेगा कि यदि आप किसी शहर में निवास करते हैं तो उस शहर में ग्रीनरी को कैसे बनाए रख सकते हैं और स्वच्छता को कैसे बनाए रख सकते हैं, इन दो चीज़ों पे हमें सभी को बहुत प्रयास करना चाहिए। स्वच्छता में हमारा योगदान के बिना नगर निगम या कोई भी प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही ग्रीनरी में भी हमने सागर स्मार्ट सिटी में जो रोड वाइडनिंग में जो पेड़ आ रहे थे उनकी ट्री शिफ्टिंग की और वो आप मानेंगे नहीं 80 to 90% जीवित हैं अभी भी। क्या बात है। हम चाहेंगे राहुल जी कि वो भी हमारे दर्शकों को हम बताएं कि किस तरह से आपने वो ट्री को शिफ्ट किया गया था। दर्शकों बिल्कुल देखिए, बहुत तो वैसे ही मेरा ये कहना है कि कम से कम जैसे अब माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आई है कि एक पेड़ माँ के नाम, तो वैसे हमको सबको लगाना चाहिए और उस पौधे को लगाकर उसको जब तक वृक्ष ना बने तब तक हमको उसका देखरेख करना चाहिए। ये यही हमारा सबसे आग्रह रहेगा। नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है राहुल जी, क्योंकि हम पेड़ लगाकर और अपना कर्तव्य जो है पूरा मान लेते हैं कि आज हमने पेड़ लगा दिया, हम खुश हो गए, पौधा लगा दिया। लेकिन जब तक वो वृक्ष बन रहा है या पेड़ बन रहा है तब तक उसकी जिम्मेदारी लेना वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और हम सबको जिसकी हम केयर कर सकते हैं, जहाँ तक हमारी रीच हो सकती है, ध्यान दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से इस कर्तव्य को भी हम सबको निभाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा एक पेड़ माँ के नाम, जैसे माँ ने आपको केयर किया है वैसे आपको उसको करना है। चलते चलते राहुल जी आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत सारी चीज़ें आपने करी, बहुत सारे बदलाव आपके कारण आए और लोगों में आपने उत्साह और उमंग जिस तरह से कार्यों को लेके जगाई, और क्या आपका ऐसा सपना है कि आपको उसको पूरा करना है और ये चीज़ होनी चाहिए, क्या आप करना चाहते हैं? मेरा सपना ये है कि बहुत जैसे शहर जो हैं, जो आजकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम हर जगह ट्रैफिक और ये सब समस्याएं हो रही हैं, तो उस पर कुछ अच्छे काम हों। हर शहर में ट्रैफिक जाम है, उस पर आगे कुछ काम करने का अवसर मिलेगा और उसमें कुछ कर पाया तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और हम तो यही शुभकामना आपको देंगे कि ये जो सपना है वो भी आपका जल्द पूर्ण हो। और हम चाहेंगे कि राहुल जी चलते चलते एक अच्छा सा संदेश आप हमारे दर्शकों को दें कि वो किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और जो सपना उन्होंने देखा है उसे किस तरह से पूर्ण कर सकते हैं। इसमें मेरा सभी को यही कहना है कि अच्छी नीयत के साथ यदि हम किसी भी चीज़ में प्रयास करते हैं तो सफल होते हैं।
मेहनत करना चाहिए, मेहनत से डरना नहीं चाहिए। मेहनत हमेशा कारगर होती है और ज़्यादा सोचने समझने में समय नहीं बिताना चाहिए, करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, आपकी उपलब्धियां इस कम समय के हमारे छोटे से कार्यक्रम में समाहित कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस वादे के साथ कि आपसे अगली बार फिर होगी हमारी मुलाकात। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद का और अपनी बातें रखने का। धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि आपने जाना कि राहुल जी ने किस तरह से आगे बढ़कर संघर्षों से आगे जग को जीता है, हमारे अंदर भी वही जज्बा, वही जुनून होना चाहिए और कुछ कर दिखाने का संकल्प होना चाहिए। आप भी ज़रूर सीखिए और अपने जीवन में तरक्की करते रहिए। इस कार्यक्रम से आप सभी को नमस्कार।